तो आज की डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हैं तरुण सर, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है और आज का डिस्कशन हमारा बेसिकली कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को लेकर ही है। तो एक जनरल सा डिस्कशन हम लोग पहले करेंगे। तो एक जनरल डिस्कशन होगा हमारा और इसमें स्पेशली कंप्यूटर साइंस की जो एस्पिरेंट्स हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस, उनके लिए जो सजेशंस हो सकते हैं या आपकी जो क्वायरीज हो सकती हैं, तो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस तरह से तरुण सर का था वो आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो स्वागत करेंगे हम तरुण सर का, जो सबसे पहले तो अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको लेके जो जनरल क्वेरीज हमें मिल रही थी और कुछ जनरल सी जो क्वेरीज आपकी तरफ से हमें मिल रही थी, जैसे कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रोग्रामिंग और बहुत सारी ऐसी वेब डिजाइनिंग और प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से क्या वहां पर इस तरह की मौका मिलता है, कैंडिडेट से ऐसा बोला जाता है कि आपको कुछ लाइव उनको कुछ प्रोग्राम बना के दिखाने हैं, या फिर एक नॉर्मल जो डेमो टीचिंग में नॉर्मल जो क्लास होती है, जो लेक्चर मेथड है, क्या उसके थ्रू ही आपको डेमो टीचिंग देनी होती है। तो ये सारी छोटी छोटी क्वेरीज हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हम आपकी तरफ से भी लेंगे। तो सबसे पहले तरुण सर, जो खुद कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं जेएनबी ले में, उनका एज एन एस्पिरेंट क्या एक्सपीरियंस था, तो सबसे पहले वो सुन लेते हैं। उसके बाद आपकी क्वेरीज हैं उनको हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, तो स्वागत करेंगे तरुण सर का। सबसे पहले तो थैंक यू अखिलेश सर, ये मौका देने के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो इंटरव्यू था, सबसे पहले तो ये है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट था वहां पे। और किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, मेरा ये मानना है आज के टाइम में, तो वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना तो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल क्वेश्चनिंग होगी, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एजुकेशन के बारे में आपके पूछेंगे कि आपने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है। इस तरीके से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। और उसके बाद अगेन वही बात है, आप में आपके पास एक्चुअली मौका होता है अपने इंटरव्यू के डायरेक्शन को फिक्स करने का, ठीक है। मान लो कि आपका पाइथन पे कमांड है, हो सकता है तो आप कह सकते हो कि मतलब जब आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जब पूछ रहे हैं, तब आप ये चीज बता सकते हो कि आपका पाइथन में बहुत ही अच्छा कमांड है। मान लो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं इंडस्ट्री में काम किया है 1 साल के लिए, ये वो उसके बारे में आप बता सकते हो। तो काफी सारे फैक्टर्स है जो आपके इंटरव्यू के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि अपना आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके तरफ अपने इंटरव्यू को डायरेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये ध्यान में रखने में, खुद बहुत ही ज्यादा नर्वस था जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। उसका रीजन वही होता है हमें, बिकॉज मैं टीचिंग बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं था। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन किया और 2020 में इंटरव्यू था, तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं था। इसलिए मैं नर्वस इसलिए था कि मैं अगर बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, मतलब मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने रिटन टेस्ट पास किया है तो ऑफ कोर्स यू हैव नॉलेज। और उसके बाद अपने जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप बता सकते हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी है तो प्रोग्रामिंग के बारे में बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद मुझे जो ज्यादातर चीजें पूछी थी वो ये था कि सबसे पहले तो एजुकेशन के बारे में पूछा। उसके बाद मुझे आईसीटी टूल्स के बारे में पूछा था। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, बिकॉज एजुकेशन की फील्ड में जब आप जाओगे, और क्योंकि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, तो आईसीटी टूल्स के बारे में आपको जरूर पूछेंगे कि ऐसे आईसीटी टूल्स बताओ जो बच्चों को पढ़ाने में काम आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन आईसीटी टूल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन क्विज़िज़ करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को कुछ एल्गोरिथम्स है वो सिखाने के लिए। तो अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे, मैं कुछ लिंक्स भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद भी अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिलेंगे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़फुल है। दूसरा मुझे ये पूछा था कि आपने क्या काम किया है? आप क्योंकि आप क कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, तो कंप्यूटर में आपको भी ये लगता होगा कि जो नॉलेज है उससे ज़्यादा आपका वर्क होना चाहिए। नॉलेज तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क अगर आप दिखाओगे तो दैट विल बी बेटर। कि आपने मान लो कि ऑफ कोर्स कॉलेजेस में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट आपने कर लिया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है छोटा-मोटा, या फिर कोई गेम डेवलप की है, या ऐसा कुछ है, तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा आपके लिए। वो आप दिखा सकते हो।
इंटरव्यू में। तीसरी बात है डेमो की। तो डेमो में मुझे बहुत ही सिंपल टॉपिक दिया था, मुझे फॉर लूप समझाने के लिए बोला था। उन्होंने ये कहा था कि आप ये एज्यूम करो कि यू आर सिटिंग इन एन 11th क्लासरूम और हम लोग स्टूडेंट्स हैं और मुझे फॉर लूप के बारे में सिखाओ। तो उन्होंने मुझे व्हाइट बोर्ड और मार्कर दे दिया था और जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वैसे ही हमें फॉर लूप उनको एक्सप्लेन करना था। तो डेमो तो मेरा अच्छा रहा था। दूसरी बात, डेमो में एक चीज़ याद रखनी है कि बिकॉज़ हम तुरंत ग्रेजुएट करके आते हैं, तो हमारा ये रहता है, या तो हम इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से अगर ज़्यादातर लोग अगर आते हैं, तो हमारा जो नॉलेज होता है वो एक अलग प्लेस पे होता है और जो बच्चों को पढ़ाना है दैट इज़ टोटली इन डिफरेंट प्लेस, ठीक है? तो हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, बच्चों को फंडामेंटल्स सिखाने हैं और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सिखानी है। मान लो कि उन्होंने हमें फॉर लूप के बारे में सिखाना है और हम उस टॉपिक को अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, बच्चे खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहेंगे, सीखेंगे कम। तो जब आप डेमो दे रहे हो तब आपको ये चीज़ सिखानी है, आप अंडर ग्रेजुएट्स को या ग्रेजुएट्स को नहीं सिखा रहे, आप 11th-12th के बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है? तो बा काफ़ी फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम चले जाएँ। तो ये मेरा डेमो था, डेमो बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा मुश्किल से 3 से 5 मिनट का हुआ था, जिसमें मैंने बेसिक सिखाए थे फॉर लूप के बारे में। और उसके बाद मीडियम, इंटरव्यू का मीडियम, तो यस, दोनों लैंग्वेज ओके है, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश, लेकिन मुझे इंग्लिश प्रेफ़र करने के लिए बोला था। तो ये चीज़ है और बाद में इंटरव्यू हिंदी में चला गया था, लेकिन इनिशियली मुझे बोला गया था कि आप इंग्लिश में कन्वर्स करें और जो मैंने डेमो दिया उसकी लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश बताई थी मुझे करने के लिए, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ है। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, आपको नर्वस नहीं होना है, अगर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, तो ऑफ कोर्स दे विल अलाउ यू टू डू अ कन्वर्सेशन इन हिंदी, ठीक है? उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैंने आपको कहा था कि इंटरव्यू की डायरेक्शन डिसाइड करना। तो मेरे लिए पॉज़िटिव पॉइंट ये था कि मैं जेएनवी में पढ़ा हुआ हूँ, मैं जेएनवी का एलुमनाई हूँ, ठीक है? तो जब इंट्रोडक्टरी बात हो रही थी तभी उनको पता लगा कि मैं जेएनवी से पढ़ा हुआ हूँ। तो एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे पे कम आए और जेएनवी के बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा आए, कि आप कहाँ से पढ़े हो? फिर थोड़ा-सा उन्होंने मुझे बताया कि जेएनवी हॉस्टल सिस्टम के बारे में बताओ। उसके बाद क्योंकि मैं जेएनवी में पढ़ा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि जेएनवी में क्या उसकी पॉज़िटिव साइड्स है, नेगेटिव साइड्स है? ये लोग वो पूछेंगे, लेकिन ये चीज़ उसमें ध्यान रखनी है कि ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल देनी है। जितना हो सके इंटरव्यू का जो मोड है पॉजिटिव रखना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो ये चीज़ें मुझे पूछी थी। उसके अलावा क्योंकि क्लस्टर्स वगैरह होते रहते हैं जेएनवी में, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कौन-सा स्पोर्ट्स खेलते थे? क्लस्टर में, रीजनल में, नेशनल में आप गए हो कि नहीं? अगर गए हो तो कौन से लेवल तक गए हो? ये सारी चीज़ें पूछी थी। यस, और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछा था कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं। तो मेरा ऐप डेवलपमेंट में ज़्यादा था। जब मैं यहाँ पे टीचर की पोस्ट पे आया, उससे पहले मैं ऐप डेवलपमेंट थोड़ा करता था, तो मैंने कुछ गेम्स वगैरह बनाई थी, उसके बारे में मैंने उनको बताया था। तो ये मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज़ मैं अखिलेश सर को आगे कंटिन्यू करने के लिए दूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच तरुण सर। तो आपके साथ अभी तरुण सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जैसे आपने पास्ट में ग्रेजुएशन के बाद जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बीटेक करके अभी यहाँ पर आए हैं, जिसमें चूंकि आपके सब्जेक्ट में बीएड कंपलसरी नहीं है, तो टीचिंग को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, हालांकि कुछ ने बीएड भी किया होगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया होता है। तो टीचिंग को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम किस तरह से पढ़ाएं, क्योंकि आपका नॉलेज काफी हायर लेवल का है। जैसे तरुण सर ने अभी बताया कि आपका जो नॉलेज है एज जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करके आते हैं, तो काफी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आपने डील किए हुए होते हैं। लेकिन जब आप क्लास में जा रहे हैं, तो बच्चों को फंडामेंटल्स वहाँ पे हमें सिखाने हैं एज़ अ टीचर। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे कि जब आप डेमो टीचिंग दें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बल्की नहीं करना है अपना लेक्चर। बहुत ज़्यादा नॉलेज को लेकर के डिस्कशन वहाँ नहीं करने। अच्छा, इसमें सर एक क्वेरी और एस्पिरेंट की तरफ से थी। वो ये थी सर, जैसे अभी प्लस 1, प्लस 2 का सिलेबस कुछ चेंज हुआ है ना? तो जैसे पहले जो सिलेबस था उसमें और अभी थोड़ा-सा अंतर है, तो उनका
सर कौन सी जेएनवी से हो, थोड़ा सा आप बता दीजिए भाई। तरुण सर, आपने किस जेएनवी से आपने एजुकेशन? अच्छा, मैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 जेएनवी पंचमहल में था, जो कि वेजलपुर में है पंचमहल, गोधरा के पास में। और मिनी माइग्रेट करके मैं जेएनवी गांधीनगर गया था। 2014 में मैंने जेएनवी गांधीनगर से पास आउट किया। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन हमारे किसी साथी ने पूछा है जी। कि डेमो के लिए टॉपिक खुद से तैयार करके जाना है या फिर वहां से मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो आपके आपका एक्सपीरियंस बेसिकली मे कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस उन्होंने खुद बताया था एक्चुअली। फॉर लूप के बारे में उन्होंने ही बताया था कि एक फॉर लूप टॉपिक है, जिसको जैसे आप क्लास में एक्सप्लेन करोगे, 11th के क्लास में एक्सप्लेन करोगे, वैसे एक्सप्लेन करो यहाँ पे। तो वो मुझे तो दिया था फ्रॉम इंटरव्यू साइड, मतलब कि इंटरव्यूअर्स ने दिया था। कुछ केसेस ऐसे भी है कि जिसमें वो खुद बता देंगे कि आपका जो फेवरेट टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो, तो दोनों हो सकता है। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कोई भी टॉपिक आपको पूछ सकते हैं सिलेबस में से। बिल्कुल, अभी जो इंटरव्यू टीजीटी की कंप्लीट हुए हैं, तो वहां पर भी ये बात देखी गई है कि टीजीटी हिंदी में स्पेशली लखनऊ में जो इंटरव्यू हुए हैं, तो उसमें जैसे कैंडिडेट ने बोला कि हम कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो टॉपिक पढ़ाने के बीच में ही उन्होंने कोई सब टॉपिक दे दिया कि अच्छा ठीक है, आपको ये तो आता है, अच्छा ये पढ़ा के आप दिखाइए। तो आपको थोड़ा-सा कमर कस के जाना है, मेंटली थोड़ा तैयार रहना है। जैसे तरुण सर ने भी बताया कि उनका जो डेमो था, उसमें टॉपिक इंटरव्यू पैनल की तरफ से आया था। मतलब आप जो तैयार करके जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपका नॉलेज परखने के लिए या रैंडम कोई टॉपिक आपको दे देते हैं। सर पीजीटी सीएस के लिए कौन-सा सिलेबस पढ़ें? ठीक है, दिस वन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज़ जब मैंने इंटरव्यू, और अच्छा क्वेश्चन था। जब मैंने इंटरव्यू दिया, एक्चुअली आपका भी जो सिलेबस है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, जो एग्ज़ाम का सिलेबस था। और 11th-12th का सिलेबस टोटली डिफरेंट है। दूसरी बात ये है, अंडर ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने दी है वो सी प्लस प्लस है। आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, आपका सी प्लस प्लस पे कमांड होगा, तब आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। लेकिन जो 11th-12th में सिलेबस है पूरा चेंज कर दिया है सीबीएसई ने, और अब 11th-12th में पाइथन है। तो डेमो में वो लोग पाइथन एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। और दूसरी अच्छी बात ये भी है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, जो 11th-12th का सिलेबस है आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। आपको देखना है वहां से, ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था, उन्होंने मुझे पूछा था कि 11th-12th के सिलेबस के बारे में बताओ। मुझे पुराना सिलेबस, एक्चुअली उस टाइम तो बहुत ही रिसेंटली चेंज हुआ था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि 11th-12th में पाइथन आ चुका है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 11th-12th का सिलेबस बताओ। मैंने पुराना ही सिलेबस पूरा बता दिया कि सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये वो। फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया था कि आपने नया सिलेबस नहीं दिखा है, नया सिलेबस बिल्कुल ही चेंज है। फिर उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि ठीक है, अगर आपको सी प्लस प्लस तो अच्छी आती है, लेकिन आप पाइथन में पढ़ा सकते हो। तो कॉलेज में मैंने पाइथन भी किया था, तो मैंने कहा था कि ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, और मैं अच्छे से पाइथन उसके बाद सीख भी गया। अभी बच्चों को पाइथन ही पढ़ा रहा हूँ मैं। हेलो सर, एनसीईआरटी बुक्स में पाइथन है और एनबीए सिलेबस में सी प्लस प्लस है, क्या पढ़े? बिल्कुल। दूसरा एक क्वेश्चन और है, अभी 11th-12th आप क्या पढ़ाते हो, सी प्लस प्लस या पाइथन? अभी 11th-12th में बिल्कुल पाइथन पढ़ाता हूँ। सी प्लस प्लस जो ओल्ड सिलेबस है, बहुत ही कम स्कूलों में चल रहा होगा। मैं नहीं मानता अभी कहीं कहीं पे भी सी प्लस प्लस चल रहा होगा। हो सकता है कुछ स्कूलों में हो। अदरवाइज सीबीएसई ने सिलेबस पूरा रिप्लेस कर दिया है। और जो नया सिलेबस है दो सिलेबस चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस न्यू एंड कंप्यूटर साइंस ओल्ड। 083 कोड के साथ कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस है, जिसमें पूरी तरीके से पाइथन है। तो अभी मैं पाइथन ही पढ़ा रहा हूँ 11th एंड 12th में। तो जिस तरह से अपडेटेड सिलेबस है, आप अगर उसके साथ जाते हैं, क्योंकि आपको एज अ पीजीटी +1 और +2 क्लासेस को ही डील करना है, तो ये मान के चलिए कि जैसे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनके सामने भी वो सिलेबस, वो सारी चीजें होती हैं कि एज अ पीजीटी आपको जो क्लासेस डील करनी है, उसमें क्या सिलेबस है। तो ये ध्यान आप रखिए, सी प्लस प्लस का बेसिक नॉलेज आपको है, बहुत अच्छी बात है, बट पाइथन को आप जरूर देख के जाइए। और ये हमने पहले भी कई बार आप लोगों को बोला है कि जिन क्लासेस को आपको पढ़ाना है, तो स्पेशली उन क्लासेस में क्या सिलेबस है, एनसीईआरटी में कौन सा सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस क्या है, उन सब चीजों की जानकारी प्लीज आप लोग करके जाइए। तो एक क्वेश्चन और अभी लेते हैं सर, जनरल अवेयरनेस कितना पुराना पढ़ना है? इसके बारे में मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जनरल अवेयरनेस में से मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए थे।
इसके बारे में सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया है और काफ़ी उनको है कि क्या पूछ रहे हैं। तो सर आप उसके बारे में थोड़ा बताएँ? फिलहाल तो आप अपना फोकस सब्जेक्ट पे करिए क्योंकि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रेयरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। और लाइक जैसे लिटरेचर की बात होती है, जैसे हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर है, तो वहाँ पर तो रिसेंट जो आपके अवार्ड्स होते हैं, है ना? डिफरेंट टाइप के, तो वो चीज़ें पूछ सकते हैं या कोई नोवेलिस्ट है या फिर कोई कहानीकार है जिसने रिसेंट कोई उसकी रचना को, राइटिंग को कोई अवार्ड मिला होता है। तो वो चीज़ें और साइंस बैकग्राउंड से जो नए-नए डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आपसे भी पूछा तो जा सकता है लेकिन चांसेस इसके बहुत कम हैं। तो जनरल अवेयरनेस हालाँकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमें देखना चाहिए, तो थोड़ा-सा आप जो है आपकी साइंस एंड टेक में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगर आप उनको रेगुलर वॉच करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नए सिरे से बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट को स्पेशली जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए कि आपको अपना जो डेमो देना है या लेक्चर देना है, स्पेशली जो टीचिंग बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो उनको बहुत मेहनत इसमें करनी है, प्रैक्टिस काफ़ी करनी है। तो फ़ोकस आप अपने कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, स्पेशली प्लस 1, प्लस 2 का जो सिलेबस है। अच्छा, इसमें से सिलेबस की जब बात हो रही है तो हुँ, कौन-सी बुक्स हैं या फिर कौन-सी कह सकते हैं, जैसे आप हुँ। एक सुमित्रा सुमिता अरोरा, यस। सुमिता अरोरा, सॉरी। एक्चुअली 11th और 12th में ये प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर साइंस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज होता है, क्योंकि पहले सी प्लस प्लस चलता था, उसके बाद एनसीईआरटी और सीबीएसई ने कुछ टाइम के लिए जावा भी इंट्रोड्यूस किया था। जावा को हटा के उसके बाद पाइथन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बहुत ही रैपिडली ये चीज़ें चेंज होती है। जब पाइथन भी इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद कोविड का भी आउटब्रेक हुआ, तब भी सिलेबस कुछ चेंज हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज होते हैं और अनफॉर्च्यूनेट चीज़ ये है कि एनसीईआरटी ने जो बुक्स पब्लिश की है, उनको अपडेट नहीं की है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको सिलेबस भी ध्यान में रखना है। कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे हैं, जो सिलेबस में नहीं है और एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जो सिलेबस के इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। तो एक्चुअली एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं की जाती है, जब एज़ अ टेक्स्ट बुक भी स्कूल्स में। ज़्यादातर स्कूल्स में सुमिता अरोरा की बुक्स चलती है। वो बेसिकली 11th और 12th की टेक्स्ट बुक है फॉर कंप्यूटर साइंस। तो वो आप परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगी और उसको रिफ़र करना बहुत ही बेनिफिशियल है। एज़ अ टेक्स्ट बुक भी हम वही बुक्स बच्चों को देते हैं। 083 का सिलेबस इनफ है क्या? मतलब ये आपका जो कंप्यूटर साइंस 083 जो सब्जेक्ट हुँ, कोड है, हुँ। तो वो सिलेबस अगर कैंडिडेट्स पढ़ के जाते हैं तो क्या वो सफिशिएंट रहेगा? येस, ऑफ कोर्स। पढ़ाने के लिए इतना मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। क्लासेस वगैरह है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करो और 083 का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस न्यू पाइथन वाला, वो अगर आप कर लोगे दैट इज़ सफिशिएंट फॉर इंटरव्यू। जो पाइथन का अभी चर्चा सर ने की है, तो उस सिलेबस को आप पढ़ेंगे भी और कोशिश करिए कि वहाँ से ही अपने कोई डेमो तैयार करिए और वो प्रैक्टिस करके आप जाएँगे तो आई थिंक आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि अपडेटेड जो सिलेबस है, जैसे सर से भी पूछ लिया कि सिलेबस चेंज हुआ है, कि आप अवेयर हैं कि नहीं इन सब चीज़ों से, है ना? कि आप जब टीचर बनने वाले हैं तो आपको अगर उन क्लासेस का अपडेटेड सिलेबस ही नहीं पता है, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है आपकी अवेयरनेस को जज करने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरव्यू बेसिकली एक आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आपकी जो मल्टी डायमेंशंस हैं उनको देखा जाता है कि क्या केवल आपको केवल नॉलेज अकेला है या फिर आप सराउंडिंग्स के बारे में भी अवेयर होते हैं, कि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको सिलेबस की जो अपडेटेड नॉलेज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सर सीएस को भी हम ये अच्छे मिलता है। बिल्कुल। मैं जैसे ही जॉइन हुआ मुझे 5-6 महीने में एचएमशिप मिली थी और अभी फ़िलहाल मैं एचएम नहीं हूँ, लेकिन एक्सपेक्ट करना है, वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? पढ़ाने की बात है अगर बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं जेएनवी के, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार है तो क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की और आप भी नोटिस करोगे, ज़्यादातर लोग आप बीएड बैकग्राउंड से नहीं हो, तो
उन बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जो कि विलिंग है पढ़ने के लिए, वो कहीं से भी पढ़ लेंगे, आपके पीछे आएँगे, आपसे डाउट्स पूछेंगे। तो वो तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी-सी स्ट्रगल वहाँ पे होती है जब बच्चा पढ़ने के लिए विलिंग नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारे इनोवेटिव तरीके ढूँढने पड़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद है तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में। अगर पढ़ाने की बात है, दैट इज़ फन पार्ट ऑफ दिस जॉब। तो एक चीज़ और हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि जैसे सर ने बोला कि जो बच्चे बिलिंग नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताएँ। क्योंकि टीचर और बच्चे जो हैं एक ही कैंपस में रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब बच्चे अपने हाउसेज़ में हैं, हॉस्टल में हैं, तो कई बार उनके पीछे हम लोग जाकर के उनको हाउस में जाकर भी कई बार लगता है कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड नज़दीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है जेएनवी सिस्टम में कि बच्चों की जो अवेलेबिलिटी है, आपको ये फिर टेंशन नहीं होता है कि ये बच्चा पता नहीं घर पे पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा। क्योंकि बच्चा आपके साथ ही रहता है, आपके कैंपस में रहता है। तो जो बच्चे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा उनको क्लासेस लगा के या हाउस में भी उनको जाके इंस्ट्रक्ट करने का भी मौका मिलता है। हिरल जी ने अभी एक मैसेज किया कि उन्होंने एज़ अ एफसीए से काम किया है। अच्छा। तो ये अच्छी बात है, आपको जेएनवी का एक्सपीरियंस है और जैसे तरुण सर ने भी बताया कि वो जेएनवी के ही प्रोडक्ट हैं। जेएनवी के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए कुछ नया नहीं था, उनके लिए सच में एक एन्जॉय करने वाली बात थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें आपको लेते हैं। मैं बीटेक के टाइम पाइथन नहीं किया था क्योंकि मेरा सिलेबस ओल्ड है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपको बीएड करना पड़ा। नहीं, पहली बात तो ये है कि बीएड का कंपल्सन नहीं है। अच्छा, बीएड का कंपल्सन एक जगह आता है सर ना? प्रमोशन में। ब्रह्मोसर में। यस। इस बात को ध्यान रखें, जैसे आपने अगर बीटेक में पाइथन नहीं किया है, तो इसमें कोई नेगेटिव अच्छा इस चीज़ कोई को आप एड्रेस करिए हाँ, प्लीज़। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने बीटेक में पाइथन नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। आपके पास मोर देन इनफ टाइम है सब क्या है डेट इंटरव्यू की? इंटरव्यू तो इनका 20th मार्च से आई थिंक। 28 मार्च से। जब आपने बीटेक किया है तो कम से कम आपसे आपके पास 1 या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होगा और अगर आपके पास ये है तो पाइथन सीखना बहुत ही ईज़ी है। जितनी लैंग्वेजेस मैंने पढ़ी है मैंने सी, सी प्लस प्लस, जावा ये 3 अच्छे से की है और उसके बाद में पाइथन सीखा, ठीक है? तो चारों लैंग्वेजेस में पाइथन सबसे ईज़ी थी, बहुत ही ईज़ी है और अगर आपको 11th और 12th लेवल का करना है तो मैं अगर बताता हूँ आपको 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा। पाइथन करने में, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो श्योर आप इस पे काम कर सकते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोग्रामर तो वही है मतलब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो जैसे-जैसे हम कंपनीज़ बदलते हैं, मान लो 2 साल मैंने किसी एक कंपनी में काम किया, तीसरे साल मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे पूरा प्रोग्रामिंग जो स्ट्रक्चर है पूरा नया सीखना पड़ेगा। मान लो कि वहाँ पे कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो मुझे वो सीखनी पड़ेगी। तीसरी कंपनी में जाऊँगा, मुझे कुछ और सीखना पड़ेगा। तो जब हम कंप्यूटर बैकग्राउंड में हैं, तो ये चीज़ तो है ही। तो पाइथन सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा और वो भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं सीखना है, 11th-12th के लेवल पे, तो वो बहुत ही आराम से आप सीख सकते हो। तो कोशिश करिए कि जो पाइथन जो कि प्लस 1 प्लस 2 में सिलेबस में है, तो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी उसकी होनी चाहिए। तो अरूप देवनाथ जी, आपने एक सवाल पूछा है कि आपको बीएड करना पड़ा। तो बीएड अभी तरुण सर ने नहीं किया है, हालाँकि इनको हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि आप बीएड कर लीजिए। क्योंकि बहुत ही कम एज में एज़ अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन्होंने अपनी जॉब शुरू की थी। 24 की एज में इनको जॉब मिल गई थी। तो 24 साल में 24 की एज में आप अगर पीजीटी बन जाते हैं, तो आपको नवोदय विद्यालय समिति में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं आगे बढ़ने की। लेकिन एक कंडीशन उसमें ये है कि अगर आप बीएड करके नहीं आ रहे, तो पीजीटी का एक्चुअली नेक्स्ट लेवल जो प्रमोशन होता है, वो वाइस प्रिंसिपल का होता है। जब एज़ अ पीजीटी 3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपल्सरी वहाँ पर बीएड हो जाता है। तो फिर इस बीच में अगर आपने बीएड नहीं किया है, तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से या फिर जो इग्नू वगैरह से आप जो है बीएड कर सकते हैं, तो वो प्रमोशन में आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज़ प्रमोशन फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो आप एज़ अ पीजीटी इंटरव्यू है, उस पे फ़ोकस करिए, बाकी और चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर और क्वेरीज़ आपकी हैं, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। क्लास के बिना अदर कौन-सा वर्क करना होगा? इंटरव्यू डेट 25th मार्च है, अभी कर सीख रहा हूँ, सकते ठीक हैं। है। तो इसमें अदर वर्क की बात
अगर करी जाए तो उसको लेकर के सेपरेट जो भी हम एक वीडियो लेके आएँगे इसमें। हालाँकि थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दें कि अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो टेक्निकल जो नॉलेज आपके पास है वो और किसी के पास नहीं होता है। तो मोस्टली जो सीबीएसई का सीबीएसई एग्ज़ाम का जो कह सकते हैं इंचार्ज है, मोस्टली पीजीटी कंप्यूटर साइंस को ही बनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ती हैं और बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, उनके सब्जेक्ट का चॉइस हो गया, फिर प्रैक्टिकल्स हो गए, तो उसमें ऑनलाइन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक चार्ज आपको हो सकता है मिल सकता है। इसके अलावा भी और भी ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जेएनवी के अंदर वो है आपके रेज़िडेंशियल सेटअप और रेज़िडेंशियल सेटअप होने की वज़ह से जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं टीचर्स के ही सुपरविज़न में होते हैं और स्पेशली जो पीजीटीज़ हैं, उनको सीनियर हाउसेस मिलते हैं जिसमें उनको हाउस मास्टर या एसोसिएट हाउस मास्टर बनाया जाता है और एक हाउस में एक हाउस मास्टर होता है, एक एसोसिएट होता है उनके साथ में और दोनों पीजीटीज़ ही होंगे अगर कोई सीनियर हाउस है। तो ऐसे में जो बच्चे की अटेंडेंस है मॉर्निंग असेंबली से लेके नाइट रोल कॉल जो होता है, तो उसमें ड्यूटीज़ को दोनों टीचर्स आपस में बाँट लेते हैं। लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट में भी टीचर्स को जाना होता है और साथ में मॉर्निंग असेंबली जो होती है, इवनिंग असेंबली होती है और नाइट अटेंडेंस होती है। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी में रह रहे हैं, तो उनको टाइम टू टाइम उनकी जो अटेंडेंस है, वो भी टीचर्स ही लेते हैं, तो वो एक चीज़ है कि जो आपको हो सकता है ज़िम्मेदारी मिले, लेकिन ऐसा कंपल्सन नहीं है कि हर एक टीचर को हाउस मास्टर या एसोसिएट हाउस मास्टर बनना होता है। ये कंपल्सन नहीं है फिर भी। मैं भी गवर्नमेंट में नॉन टीचिंग जॉब करता हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चन्स कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप सीधी-सी बात है आप टेक्नोक्रेट हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इंट्रोडक्शन में अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को बताएँगे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूर आपसे पूछी जा सकती हैं। लाइक कि आप कौन-सा वहाँ काम देखते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ आपने नई सीखी है, कौन से प्रोग्राम्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं या फिर पर्सनल आपका अचीवमेंट क्या है? तो ये आपकी वर्क से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्योंकि जैसे हमने कहा कि इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी के जो मल्टी डायमेंशंस हैं, उनको परखने का एक माध्यम होता है। तो पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। ऐसा कोई एज़्यूम करना थोड़ा टफ है कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर पूछे भी जाते हैं तो आपको आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में या फिर जो भी फर्म है किस तरह से आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम को हम लोग यहाँ एंड करेंगे और हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और तरुण सर का भी हम थैंक्स करेंगे। उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला हमारे लिए और आपको एक ज़रूर एक आइडिया लगा होगा कि इंटरव्यू में हमें किस तरह से क्या टॉपिक्स को लेके जाना है, क्या तैयारी करके जाना है। सो चलिए सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और इस सेशन को अभी हम लोग एंड करेंगे और सबको बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। तरुण सर थैंक यू सो मच। ओके सबको ऑल द बेस्ट इंटरव्यूज के लिए एंड होप यू आई सी यू सून एज़ अ कलीग एज अ कलीग